रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ मामला है, और ये मामला ये है कि सिंध और बलूचिस्तान की बेटी नयाब उमरानी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए जो है वो दरपदर है और जजेस से उम्मीद लिए बैठी है। और तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में ये 2018 से मामला चल रहा है और इतना अरसा हो गया है और अभी तक इसका इख्ताम नहीं हो पाया। वजह क्या है? वजह यही है कि सिंध और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मसाइल और रुकावटें डाल रही है। सियासी दबाव की वजह से इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आप ख़ुद सोचें कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर इंसाफ देना चाहे और ब्यूरोक्रेसी अगर रुकावटें डालें तो भी इंसाफ जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे अहम और प्राइम एग्जाम्पल है नयाब उमरानी का केस कि किस तरीके से बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, बलूचिस्तान के जो वडेरे हैं, जो तुमुनदार हैं, वो कैसे जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। ये तौहीन अदालत का केस 2000 जो है वो 20 में दायर किया जाता है। वैसे ये 2018 से इसका बेसिक केस चला, लेकिन 2020 में तौहीन अदालत का केस किया जाता है कि डीसीज जो है जाफराबाद के, नसीराबाद के और ये जैकाबाद हो गया, ये जो है सुप्रीम कोर्ट सोबतपुर, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो अहकामात दिए थे नयाब की प्रॉपर्टियों से मुतल्लिक, तो उस पर तौहीन अदालत दायर की गई थी। अब तौहीन अदालत के केस को भी इतना अरसा हो गया चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अमल दरामद नहीं हो पाता। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़ुद लठ ले के तो अमल दरामद नहीं कर सकती। ये तो इदारों को चाहिए, रियासत पाकिस्तान को चाहिए या हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे इम्प्लीमेंट करे। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, उल्टा सुप्रीम कोर्ट को जो है या जजेस को जो है वो मुख्तलिफ भूल भुलक्कियों में, झूठी रिपोर्ट्स पर, जेली कागजात में जो है वो उलझाया जा रहा है। ठीक है। अब जो दूसरे फरीक हैं नयाब उमरानी के सतीले भाई, जिन्होंने इसकी फैमिली के 13 कत्ल किए, यानी 3 कत्ल किए, इसकी भाभी जो है उसका कत्ल किया गया, इसके भाई वकार उमरानी को जो है वो कत्ल किया गया, इसकी बहन सनम को जो है वो कत्ल किया गया, 3 तो बरास कत्ल हुए और इसकी वालदा को भी जो है इसके सतीले भाइयों ने कत्ल किया। वजह क्या थी? वजह प्रॉपर्टी थी। ठीक है। अब जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसके ख़ानदान के 4 कत्ल हो चुके हैं, वो प्रॉपर्टी अभी तक बागुजार या वाजियाब या नहीं हो पा रही, वो प्रॉपर्टी अभी तक नयाब को जो है वो नहीं मिल पा रही, और इसकी ख़ुद अपनी लाइफ जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। ये सिंध में नहीं जा सकती, ये बलूचिस्तान में नहीं जा सकती। अगर ये जाएगी तो इसको भी उसी तरीके से जैसे इसके सतीले भाइयों ने जो है वकार को रास्ते से हटाया, सनम को रास्ते से हटाया, इसकी बहन को, इसकी भाभी को जो है वो मारा, और फिर इसको भी मार सकते हैं। और फिर ये अपने बहन के मर्डर केस के अंदर जो है वो चश्मदीद गवाह भी है, तो भी इसको जो है मसाइल हैं। इसी वजह से ये ग्राउंड पे नहीं जा सकती। तो फिर साफ ज़ाहिर है कि मनमानी तो करनी है ना। इवन के यार सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से हूं और यहाँ पे मामलात को भी देख भी रहा हूं, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, लेकिन यार सच पूछे तो एडवोकेट बलूचिस्तान का जो हाफिज़ है, यानी कि बलूचिस्तान का जो एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान का जो हाफिज़ है, वो भी नाअहल है और वो भी इनका जो है इनको फेवर तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर रहा। मैंने कई दफ़ा जाके एडिशनल एडवोकेट आज़म सवाती को जाके मिला हूँ, उससे हमने दरख्वास्तें की हैं, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस पर तो इम्प्लीमेंट कराओ, और वो कहते हैं मेरी डीसीज बात नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ये केस जो है इसी वजह से इतना अरसा चल रहा है और अभी तक नयाब को जो है वो इंसाफ नहीं मिला। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो डेरा अल-अय्यार से मुतल्लिक है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके कत्ल हुए, तो फिर जब इसके भाई कत्ल हो चुके, इसकी बहन कत्ल हो चुकी, तो इसके सतीले भाइयों ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करा लिया 2 नंबरी से। ठीक है। जेली डॉक्यूमेंट्स बनाए, जेली कागजात बनाए, और उन जेली कागजात पर प्रॉपर्टीज़ को, जायदादों को अपने नाम पे कराया गया। ठीक है। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इसने कुछ कागजात दिए, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए जो इसको भाई या इसकी बहन ने इसको दिए थे, या उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर कुछ हिस्सा इसको मिला।
ठीक है, अब जो हिस्सा मिला उस पर भी अब वो दावेदार आ गए हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा भी है। अब अदालतों को भी देखना चाहिए कि भाई जिस प्रॉपर्टी की वजह से कत्ल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अगर वो प्रॉपर्टी वागुजार हो रही है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जिन्होंने कत्ल किए हैं वो तो अदालत के सामने हैं। अदालत को तो उल्टा उनको इंटरटेन करने की बजाय उनको सज़ाएँ देनी चाहिए कि आपने इन्हीं प्रॉपर्टियों की बेस के ऊपर 4 जानें जो हैं मासूम जानें आपने ले ली हैं। अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो डेरा अल यार से मुतल्लिक है। 2020 में नयाब ने सुप्रीम कोर्ट में एक CAA दायर की थी और उसमें इसने डेरा अल यार की जो कमर्शियल ज़मीनें हैं, इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है जो इसके दादा के नाम थी, उससे मुतल्लिक कुछ इसने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे और इनका जो क्लेम था उसके मुताबिक 10,000 फुट पर 22 दुकानें हैं, नीचे ऊपर गोदाम बने हुए हैं। इसी तरीके से 7,500 फुट पर जो है वो 24 दुकानें हैं, उनके ऊपर भी गोदाम है। तो इनके भाइयों ने जो है वो इनके दादा जब फ़ौत हो गए, इनके वालिद पहले फ़ौत हो गए और फिर इनके बाद इनके वालिद सिकंदर खान उमरानी पहले फ़ौत हुए, फिर उनके बाद इनके दादा हाजी अब्दुल खालिक उमरानी जब फ़ौत हुए तो उसके बाद इनके सौतेले भाइयों जिसमें शफ़क़त लियाकत बशीर वग़ैरह थे, बशीर उमरानी, ठीक है, तो ये उमरानियों का ही मसला है तो जहन में रखना। तो ये इन्होंने जो है वो जेली आप समझ लें कि नादरा से वो जो इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट है, विरासती सर्टिफिकेट, उन्होंने नादरा से सर्टिफिकेट लिया तो उसमें साबित कराया कि हम भी जो है वो हम ही अब्दुल खालिक के दादा हमारा था अब्दुल खालिक, हम ही उसके वारिस हैं क्योंकि उसका एक ही इकलौता बेटा था सिकंदर जिसकी डेथ हो गई और बाकी जो वारिस थे उसको उन्होंने शामिल ही नहीं कराया। तो यूँ इन्होंने जो है वो पहले 10,000 फुट की पर जो 22 दुकानें थीं वो फ़िदा खोसा नामी शख्स को जो है वो फ़रोख्त कर दी और उसके बाद ये जो बशीर है बशीर ने जो है वो 7,500 पर जो 24 दुकानें थीं ये हनीफ रिंद नामी शख्स को जो है वो ब्लैकमेल की हनीफ रिंद नामी शख्स को जो है फ़रोख्त की हैं। और हनीफ रिंद जो है वो उसको कौन नहीं जानता, ख़ासकर जाफराबाद के आप किसी भी शख्स से पूछ लें तो वो कहता है कि ये फ़ैक जमाली और ये जो जमाली साहबान हैं मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जैसी अजीम शख्सियत से जिनका बरह रास्त ताल्लुक़ है तो उनका जो काला धन है वो उसको सफ़ेद करता है। हनीफ रिंद यहाँ पे इस्लामाबाद में शायद कहीं बैरिया टाउन में रहता है। तो हनीफ रिंद को बशीर उमरानी ने जो है वो 3 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, आप 3.5 करोड़ में तकरीबन, जो मार्केट रेट से बहुत कम। बहरहाल ये 2018 में उसने जेली कागजात बना के फ़रोख्त की थी और यूँ फिर जब 2020 में इसने इस हवाले से अपना क्लेम दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल यार से। तो डेरा अल यार की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चीफ़ थे सलीम डोमकी, उन्होंने जो है अपने लीगल एडवाइज़र जुल्फ़कार एडवोकेट से लीगल राय ली। तो साफ ज़ाहिर है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए थे तो फिर झूठ के पाँव नहीं होते, तो उनकी मजबूरी हो गई। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था जमाली साहबान का, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुकद्दम जाना और फिर ये एक यतीम लड़की थी तो उसने अपने तौर के ऊपर इंसाफ करने की कोशिश की और जिसका खमियाजा उसको अब भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने प्रेशर के बावजूद जो है जो जेली कागजात के ऊपर हनीफ रिंद को ज़मीन फ़रोख्त की गई थी और जिस सर्टिफिकेट पे इनकी विरासती सर्टिफिकेट उन्हें जमा कराए थे तो उन्होंने उसको कैंसिल किया। तो बशीर उमरानी ने ये जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये प्रॉपर्टी उनको दादा जो है वो गिफ्ट कर गए थे, लेकिन ये सलीम डोमकी साहब ने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद का कोई ऐसा गिफ्ट नहीं है, ये 2 नंबर तरीके से जो है या जेली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके ये मामलात जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाए गए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बतौर चीफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल यार उन्होंने ये तमाम उसकी जो इंतकाल वगैरह वो सारे कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि साफ ज़ाहिर हनीफ रिंद का मैंने बताया जमाली साहबान का जो है वो काला धन सफ़ेद करता है, तो जमाली साहबान का कितना प्रेशर था, उसके बावजूद सलीम डोमकी ने जो है वो आइन व कानून की राह ली तो उस पर उसको जो है ट्रांसफ़र करा दिया गया। ठीक है, जब ट्रांसफ़र कब होता है? अप्रैल 2020 में जब नयाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाती है कि अब तो जो है वो डेरा अल यार ख़ान के अंदर जो हमारी कमर्शियल ये अराज़ी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये इस हवाले से सारे हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। तो अब जो मुझे मेरा शेयर बनता है
चीफ़ को हुक्म दिया जाए या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अला यार को हुक्म दिया जाए कि वो मुझे मेरा हिस्सा ट्रांसफ़र करे, तो इस पर हनीफ रिंद साहब को ये हो गया कि जिसने 3 करोड़ में ये प्रॉपर्टीज़ लेकर 7.5 करोड़ 17.5 या तकरीबन 18 करोड़ में आगे ये चीज़ें फ़रोख्त की हुई थी, उसको वो कैसे अब बर्दाश्त कर सकता था, तो उसने ट्रांसफ़र करा दिया डोमकी साहब का और फिर जुल्फ़कार एडवोकेट का, जो जिसने लीगल एडवाइज़र था, जिसने अपनी एडवाइस दी थी। अब हुआ क्या कि सलीम डोमकी साहब भी चले गए और वो बेचारा वकील जिसने आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में अपनी एडवाइस दी थी, उसके साथ अब ये बदला लिया जा रहा है कि उसको जाफराबाद के अंदर कोई केस भी देने पर राज़ी नहीं है, उसको ये सज़ा दी जा रही है। ये हनीफ रिंद साहब जो हैं वो जमाली साहबान के प्रेशर और असर और रसूख को यहाँ तक लेके आ गए हैं। अब उसके बाद नया जो चीफ़ आया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको ट्रांसफ़र करें, तो वो अब ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ले तो लाल से काम ले रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अला यार का जो नए चीफ़ साहब हैं। और वजह क्या है? वजह यही है कि अभी तक जो 7,500 फुट के ऊपर 24 दुकानें, उस पर अभी तक कब्ज़ा जो है वो हनीफ रिंद और इसने आगे जिनको बेचा हुआ है उन्हीं का है। अगरचे वो पट्टा कैंसल हो चुका है लेकिन अभी तक काबिज़ यही लोग हैं। और सिर्फ डेरा अला यार के म्यूनसिपल की जो खामोशी है या उसके ऊपर जो सियासी दबाव है, उस दबाव की वजह से जो है वो इंसाफ जो है वो नापैद हो चुका है। और इसी तरीके से और भी वो जो फ़िदा खोसो वाला मामला है, जिसने 10,000 फुट और 22 दुकानें जिसने रखी हुई हैं, वो भी उस ज़मीनों पे काबिज़ है या उन दुकानों पे काबिज़ है और वो भी अभी तक किसी लीगल वारिस को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए हैं, लेकिन जब अब जमालियों का हुक्म हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को या चीफ़ जस्टिस के हुक्म को कौन शायद खातिर में लाता है। यही वजह है कि तौहीन अदालत के बावजूद अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। और हकीकत तो यही था कि जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हिस्सा जो है वो नहीं मिल रहा और अदालत हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैंने सुना बशीर के जो वकील हैं मुर्ज़ा सेनेटर कामरान मुर्ज़ा साहब, ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, और वो भी उससे भी हमें उम्मीद नहीं थी कि वो जो है इतना 2 नंबरी कर सकता है। अब आप एक वकील को मैं 2 नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि एक मुवक्किल के लिए आप इतने आगे ना चले जाओ कि आपको यतीमों का जो है वो माल खाने लग जाओ या उस हवाले से आप किसी गुनाह के मुर्तकिब हो जाओ। सिंपल सी बात है, सच्ची सी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सबसे बड़ी हदीस है कि ये जो सबसे बड़ा घर जमालियों का नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सबसे बड़ा घर जो है वो ये हनीफ रिंद ने बैरिया टाउन में जितनी बड़ी कोठी बना ली उसका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम पलता है और उस पर जुल्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सबसे बुरा तरीन घर दुनिया में वो है जिसमें कोई यतीम रहता है या पलता है और उस पर जुल्म होता है। तो अब आप ख़ुद देख लो कि नयाब ख़ुद यतीम है और ये फिर अपनी यतीम ये जो अपनी मकतूल बहन थी इसकी सनम उमरानी, उसकी बच्चों को भी पाल रही है, यानी यतीमों को पाल रही है। और अब उस यतीमों का माल ये हनीफ रिंद खा रहा है। जमालियों को, जमाली साहबान, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपके दादा और इवन के आपके बाबा मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली का कितना अच्छा ताल्लुक़ था मीर अब्दुल खालिक उमरानी के साथ, और मीर अब्दुल खालिक उमरानी ने वाज़े तौर के ऊपर यानी कि मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने मीर अब्दुल खालिक उमरानी को वाज़े तौर के ऊपर यही कहा था कि आप सिकंदर ख़ान उमरानी की ये बशीर, लियाकत, अनवर वग़ैरह ये तो ना ही पढ़े हैं, ना इन्होंने नाम रोशन करना है। सिकंदर ख़ान का या आपका यानी कि मीर अब्दुल खालिक उमरानी का अगर कोई नाम रोशन करेगा तो वक़ार करेगा। तो फिर देखा कि उन्होंने वक़ार को भी मार दिया। और फ़ैक जमाली साहब, आपको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आप यतीम का माल तो ना खाओ। और मैं इन जमालियों की फ़ैमिलियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप इनको रोको यार। कल को देखो, यतीम का माल खाना तो एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और अल्लाह ताला वो तो ख़ुद अल्लाह जाने, और सारे चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप की जानिब से जो है वो सियासी दबाव
जो है वो इस यतीम को उसका हिस्सा जो है वो मिलने में रुकावट डाल रहा है। मैं कामरान मुर्ज़ा साहब की बात कर रहा था, तो कामरान मुर्ज़ा साहब ने क्या किया, देखें सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होती है एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान के ऑफिस में डीसीज़ के थ्रू। कामरान मुर्ज़ा, जब डीसीज़ को ऑर्डर था तो डीसीज़ को रोक दिया गया कि आपने नयाब से मुतल्लिक रिपोर्ट्स जमा नहीं करानी, और कामरान मुर्ज़ा साहब ने एक तहसीलदार से जो है वो झूठी रिपोर्ट बनवा के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। कामरान मुर्ज़ा साहब, आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, और आपका ये मौक़िफ़ है कि मैं इस चीज़ पे कायल हूँ कि जो इसका शरई हक़ बनता है वो उसका मिलना चाहिए। और शरई तो क्या, जो हक़ इसको तो, इसकी तो प्रॉपर्टीज़ या जायदादें तो इसको बहुत ज़्यादा जो इसको मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर जो थोड़ा बहुत इसको मिल रहा है उसको भी आप रुकावटें डाल रहे हैं। और आपने पिछली समात पे वो नसीराबाद से मुतल्लिक जो डिस्प्यूटेड लैंड थी, डिस्प्यूटेड नहीं थी, डिस्प्यूटेड कैसे थी, वो आपने डिस्प्यूट करने की कोशिश की, झूठी रिपोर्ट डलवा दी और उसको डिस्प्यूट बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उस पर स्टे भी ले लिया। तो कोई खुदा का खौफ करें। बहरहाल एट दी एंड यही है कि आप सब लोगों से यही है कि आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये जो तुमनदार, ये जो सरदार, ये वडेरे जो इंसाफ की राह में रुकावट बने हुए हैं, ये तो एक उस लड़की की मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उसकी कहानी सुना रहा हूँ जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ऐसी बलूचिस्तान में चले जाएं, हज़ारों आपको ऐसी लड़कियाँ मिलेंगी जिनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है, और नयाब की सुप्रीम कोर्ट में केस लगने के बावजूद ना ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ना ही कुछ, और इवन के डीसीज़ हैं या जो रिपोर्ट्स तक सबमिट नहीं कराते। जो CMA सब हुई थी तो उसमें तमाम डीसीज़ से गुज़िश्ता जो हुक्म था उस पर रिपोर्ट्स मांगी गई थी, इन्होंने रिपोर्ट्स जमा नहीं कराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इनको कहा कि आपने रिपोर्ट सबमिट करानी है। तो अभी देखते हैं कब रिपोर्ट सबमिट होती हैं। लेकिन डेरा आला यार वाला बात मैंने आपको बताई कि कितना बड़ा एक ब्लंडर भी किया गया, और सियासी असर रसूख की वजह से किस तरीके से हनीफ रिंद और उसके सियासी दबाव ने वो जो एक इंसाफ अपना रास्ता बना रहा था, जो कानून अपना रास्ता बना रहा था, उसको किस तरीके से जो है वो मोड़ दिया गया। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है। बहरहाल जुड़े रहिए, इस हवाले से मज़ीद भी मैं आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।